हमने we had done our 12th chapter yesterday. Now we are going to start our next chapter, that is disaster management ना. So we know that disasters क्या होते हैं. Disasters क्या होते हैं? You know, अमन एंड महक, पता है disasters क्या होते हैं? हम्म, क्या बोल रहे हो? नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं. जो डिसास्टर्स होते हैं ना, उसका मतलब होता है जैसे कोई बहुत एक हॉरिबल कोई सिचुएशन हो जानी, कोई जैसे नहीं होता, कोई नेचुरल इवेंट ऐसा होता है ना, क्लाइमेट इवेंट जब आता है, लैंडस्लाइड हो जाना बेसिकली एक तरह का, तो वो डिसास्टर होता है. ठीक है, एक तरह का मतलब जिसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाए. कई बार होता है ना कि हाँ जी लैंडस्लाइड होगी. आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जैसे फ्लड आ गया. ये भी सारी डिसास्टर्स ही होते हैं. अर्थक्वेक आते हैं, बोलते हैं ना भूचाल आ गया, ये हो गया वो हो गया, इतने लोग मर गए, ऐसे हो गया था. सुनामीज आती हैं. तो ये जितने भी क्लाइमेट इवेंट होते हैं ना, जिनकी वजह से बहुत बड़ी लेवल के ऊपर नुकसान हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो होते हैं डिसास्टर्स. अब आपका जो चैप्टर है दैट इज यूनिट 13, इट इज डिसास्टर मैनेजमेंट. डिसास्टर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई डिसास्टर होता है तो उसको आप लोग मैनेज कैसे करोगे. ठीक है. सो उन्होंने बोला है कि डिसास्टर मैनेजमेंट मतलब इमरजेंसी मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या है कि मींस प्रिपेयरिंग फॉर द पोटेंशियल कैलेमिटीज एंड रिस्पॉन्डिंग टू देम एज क्विकली. अपने आप को प्रिपेयर रखोगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे क्विकली, ताकि मतलब आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो आप प्रिपेयर्ड रहो. या फिर अगर ऐसा कोई इवेंट हो या ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आप कैसे अपने आप को सेफ रखोगे, कैसे अपने आप को आप बचाओगे, एक ही तरह का. ठीक है. तो आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. आप उनको कैसे इफेक्टिवली अपनी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हो, वट एवर द रिसोर्सेज यू हैव. ठीक है, आप उनको कैसे यूटिलाइज करोगे सो दैट कि आप लोगों का कम से कम नुकसान हो. ठीक है. सो दिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग द बेसिक डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल. यहाँ पे कुछ हमारे पास डिसास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी आएंगे. अब सबसे पहले इसका एक है जो साइकिल है, डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल, द 5 स्टेजेस ऑफ द डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल. कौन सी स्टेजेस आती हैं डिसास्टर को मैनेज करने के लिए? सबसे पहले आता है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को रोका जा सके, ट्राई आउट करो, है ना. तो हम द बेस्ट वे टू एड्रेस अ डिसास्टर इज बाय बीइंग प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव रहो. इस इट मींस आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल हैजार्ड्स. कोई भी मतलब जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है, ऐसे हजार्डियस सिचुएशंस को या ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी चीजों को ना, मतलब आपको पहले से पता हो, उनको आइडेंटिफाई करो. एंड डिवाइजिंग सेफ गार्ड्स टू मिटिगेट देयर इम्पैक्ट. ठीक है. तो अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है कि ये सेफ्टी मेजरमेंट्स वी हैव टू कंसीडर सो दैट वी कैन मिटिगेट दीज देयर इम्पैक्ट, मतलब इनका असर ना हो फिर आप लोगों के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर आप लोगों का नुकसान ना हो. ठीक है. मिटिगेशन एम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम अ डिसास्टर. मिटिगेशन का मतलब ये है कि आपका ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जब होता है ना फ्लड आ गए, इतने लोग मर गए, इतने लोगों की डेथ हो गई, बेचारे इतने लोग उसके अंदर जख्मी हो गए थे ना, इंजर्ड पीपल. तो वो क्या बोलते हैं, उनका मतलब ये है कि मिटिगेशन का मतलब ये है कि इस ह्यूमन लाइफ के लॉस को कम करना, जो कि एक डिसास्टर की वजह से हो सकता है. प्रिपेयर्डनेस, अपने आप को प्रिपेयर रखो. प्रिपेयर्डनेस इज ऑन गोइंग process in which individuals, communities, businesses and organization they can plan and train for what they will do in the event of a disaster. preparedness का मतलब यही होता है, चाहे कोई भी लोग हों इन्वॉल्व है, चाहे जो भी कम्युनिटीज इन्वॉल्व है, जो ही बिजनेसेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, उनको पहले से प्लान करना आना चाहिए कि हाँ जी हम ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं. एंड दे शुड बी वेरी मच गुड ट्रेंड, वेल ट्रेंड होने चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको कैसे मैनेज करेंगे. ठीक है. इट कैन बी डिफाइंड बाय ऑनगोइंग ट्रेनिंग, इवेलुएटिंग करेक्टिव एक्शन, इंश्योरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेडीनेस. तो इसका मतलब ये है कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि ऑनगोइंग जो ट्रेनिंग्स हैं. ठीक है.
और उनको इवेल्युएट कैसे करना है। कोई भी डिसास्टर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस आप कैसे लोगे, और आपके अंदर ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ वी आर रेडी फॉर दिस। अगर ऐसा कुछ होता है, वी विल हैंडल, वी विल मैनेज, और हम ऐसा बड़े लेवल के ऊपर कोई लॉस नहीं होने देंगे। रिस्पॉन्स इज व्हाट हैपन्स आफ्टर द डिसास्टर अकर। रिस्पॉन्स यही होता है। रिस्पॉन्स, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोगों का क्या एक्शन था, आप लोगों का क्या रिएक्शन था। व्हाट हैपन्स आफ्टर डिसास्टर अकर्स, अगर ऐसा कोई डिसास्टर होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्ड होगा इसके अंदर। इट इन्वॉल्व्स बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज, मतलब डिपेंड करता है कैसे कैसे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। रिकवरी, रिकवरी का मतलब ये होता है कि जो लॉस हुआ, ठीक है, अगर कोई लॉस हो गया है तो उससे रिकवर होने में आप लोग कितना टाइम लोगे। किसी का एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद वो बंदा कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, हम बोलते हैं ये उसका रिकवरी टाइम है। अभी वो रिकवर कर रहा है, उसको रिकवर होने में उसको साल लगा, 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, 2 हफ्ते लगे, ये डिपेंड करता है। द फिफ्थ स्टेज इन द डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज रिकवरी, दिस कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, समटाइम्स years और decades। यस, ये जो देशों में बहुत बड़े लेवल के ऊपर इतने बड़े भारी नुकसान हो जाते हैं ना, तो उनका क्या होता है, उनका ये हो जाता है कि उनको इससे रिकवर करने में कई बार बहुत साल लग जाते हैं। कई बार 4-5 साल, कई बार 10-10 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर उनका नुकसान होता है। ठीक है, सो ये आपके 5 स्टेजेस थी इसके अंदर। अब हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ फ्लड। अगर कोई फ्लड होता है, फ्लड आता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसको कैसे मैनेज करोगे। देखो ये आपके पास ना इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिसास्टर मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिसास्टर्स गिवन है, और उसके अंदर काफी हद तक इनके स्टेप्स जो है वो मिलते जुलते हैं, तो इनको आप नोट करते जाओ, इनको आप ध्यान में रखते जाना, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे हमने 10th चैप्टर के अंदर एक्ट्स पढ़े थे, तो उसके अंदर हमारे डिफरेंट एक्ट्स थे, ठीक है, तो उनमें से आपको एक या दो एक्ट आ सकते हैं, इसके अंदर एक या दो आपको डिसास्टर्स मैनेजमेंट आ सकती है। ठीक है, तो अगर कोई मैनेजमेंट, अगर कोई फ्लड होता है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे। फ्लड मैनेजमेंट involves a combination of strategies, actions designed to reduce the risk, impact, damage caused by the floods ना। फ्लड मैनेजमेंट का भी आपके पास क्या हो सकता है, ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसे एक्शन जो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, फ्लड के रिस्क को कम करने के लिए। अगर उस अगर फ्लड हो गए, आ गए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको कम करने के लिए। फ्लड्स की वजह से कोई डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, उसको कैसे कम करोगे। तो ये सारी चीजों के लिए ना स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं। स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आप लोगों की एक्शन, आप लोगों का प्लान होना चाहिए कि हम इसको कैसे। सबसे पहले तो प्रिपेयर्डनेस है, प्रिपेयर्डनेस, आप लोग तैयारी रखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम, पहली बात तो यही ट्राई होना चाहिए कि फ्लड आए ही ना। फ्लड किसकी वजह से हो रहे हैं, ज्यादातर तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये बढ़ रहे हैं। सबसे पहले फ्लड रिस्क असेसमेंट, आपको असेसमेंट आनी चाहिए। आइडेंटिफाई एंड मैप एरियाज एट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। आइडेंटिफाई करो ऐसे एरियाज जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे फ्लड आने का रिस्क है, फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हैं। सो यूज हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल पुराना डाटा देखो, ठीक है, ये ध्यान देख, मतलब रिपोर्ट्स पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता हो कि हाँ इन एरियाज में सबसे ज्यादा फ्लड्स आए थे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी यहीं पे आ जाए, तो ये ध्यान आपको पता हो, उसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड। इमरजेंसी प्लानिंग, ठीक है, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इमरजेंसी प्लान्स फॉर द फ्लड सिनेरियोज। प्लान्स रखो अपनी तरफ से, बना के रखो, और इनको इम्प्लीमेंट भी करो। अगर कोई फ्लड आता है तो उसके अंदर आप कैसे अपने प्लान को यूटिलाइज करोगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, मतलब इंश्योर होता है ना कि हाँ इमरजेंसी प्लान, अगर हम लोग नहीं घरों पे, अगर कोई हम लोग फंक्शन करते तो हम लोग इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए अपनी तरफ से रेडीनेस रखते हैं ना। हम लोग रखते हैं कि हाँ ऐसा हो गया तो हम लोग ये चीज यूज कर लेंगे, तो वो होता है इमरजेंसी प्लान्स। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग कैसे उस टाइम पे मैनेज करोगे, तो ये आपके पास चीजें होनी चाहिए। एंश्योर दैट दीज प्लान्स इंक्लूड इवैक्यूएशन रूट्स हो आपके पास, इमरजेंसी शेल्टर्स हो, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हो, ठीक है। कम्युनिटी एजुकेशन, एजुकेट द पब्लिक अबाउट द फ्लड रिस्क। जो भी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको फ्लड के रिस्क के बारे में एजुकेट करो, जो भी सेफ्टी मेजर में है उनको बताओ, जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं वो बताओ। प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग इमरजेंसी किट्स एंड इवैक्यूएशन प्लान्स,
तो ये एजुकेशन भी बड़ी जरूरी है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, मतलब प्रिवेंशन और मिटिगेशन, मतलब उन चीजों को खत्म कैसे करोगे, इनको कम कैसे करोगे। सबसे पहले आ गया लैंड यूज प्लानिंग। इम्प्लीमेंट द जोनिंग रेगुलेशन दैट प्रिवेंट कंस्ट्रक्शंस इन हाई रिस्क फ्लड एरियाज। ठीक है, इम्प्लीमेंट करो ऐसे रेगुलेशंस को, ताकि मतलब जहाँ पे आपको लगता है ना कि वहां पे रिस्की एरियाज हैं जहाँ पे फ्लड आ सकते हैं, तो उस लैंड के अंदर कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड की जाएं, या कोई किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शंस जो है वो कम की जाए। सो इनकरेज द यूज ऑफ फ्लड रेसिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन एंड मटेरियल्स। ऐसे बिल्डिंग के डिजाइन ऐसे होने चाहिए, ऐसा मटेरियल वहां पे यूज किया जा सके जहां, जिसको बोलते हैं कि फ्लड रेसिस्टेंट। फ्लड रेसिस्टेंट का मतलब क्या है, कि उसको रोका जा सके, ऐसा डिजाइन हो बिल्डिंग्स का, ऐसा मटेरियल यूज किया जा सके उसके अंदर। ओके, अब हमारा, वेट, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंस्ट्रक्ट करो ऐसे फ्लड, मतलब ऐसे लेवीज हो, डाइक्स हो, फ्लड वॉल्स हो, मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई फ्लड आए तो आप कैसे कंट्रोल करोगे। ठीक है, ये बड़े लेवल के अरेंजमेंट्स होते हैं। रिस्पॉन्स आ गया, आपका क्या रिस्पॉन्ड होगा, इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हो पहले से ही। ठीक है, हम बोले कि हाँ, अगर कोई इमीडिएट फ्लड का इम्पैक्ट होता है तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। कंडक्ट द सर्चेस, रेस्क्यू ऑपरेशंस, प्रोवाइड मेडिकल केयर, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। इवैक्यूएशन, इम्प्लीमेंट द इवैक्यूएशन प्लान प्रोसीजर्स, इंश्योर दैट पीपल आर मूव टू सेफ एरियाज, प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स। अगर फ्लड आ गया तो आपके पास इतना हो कि हाँ जी, आप लोगों को फटाफट किसी टेम्पररी शेल्टर के अंदर आप उनको शिफ्ट कर सको। कम्युनिकेशन, प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक थ्रू द वेरियस चैनल्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी ऐसे रिस्क हो गए, यहाँ पे फ्लड आने वाले हैं, तो आपके पास ऐसे चैनल्स हो जिसके थ्रू आप पब्लिक को अवेयर कर सको फटाफट। ये ना हो कि आपके पास कोई चैनल ही ना हो, कि आपके पास कोई मीडिया ही ना हो जिसके थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाओ। तो ये सारे आपके मतलब मेन पॉइंट्स है, स्ट्रैटेजीज है, प्लानिंग्स है। रिकवरी, अब रिकवरी कैसे करोगे, लेट्स सपोज फ्लड आ भी गए, नुकसान हो भी गया, तो रिकवरी कैसे करोगे। डैमेज असेसमेंट, पहले तो ये देखो कितना डैमेज हुआ है। कंडक्ट असेसमेंट्स टू डिटरमिन एक्सटेंट टू ऑफ डैमेज एंड प्रायोरिटाइज द रिकवरी एफर्ट्स। कितना डैमेज हुआ है, किस हद तक हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग घरों में भी तो करते हैं ना, अगर भगवान ना करे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज का नुकसान हो गया, ये भी लॉस हुआ, ये भी लॉस हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अच्छा, हम लोग घरों में क्यों इतने इतने बड़े लेवल की चीजें करते हैं, हम लोग लॉक्स लगवाते हैं, आजकल तो सारे जने सीसीटीवी कैमरास भी लगवाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोगों की सेफ्टी के लिए। तो ये हम लोग अपने पास बहुत सारी ऐसी चीजें रखते हैं जिसको हम बोलते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए हम इसको यूज कर सकते हैं, अपनी तरफ से सेफ साइड रखना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर यही चीजें हैं, लेकिन ये होता है कि ये बहुत बड़े लेवल की होती हैं, ये हम लोग कंट्री के लेवल की यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े रीजन्स के लेवल की यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्लड आते हैं वो हमसे पूछ के नहीं आते, पहली बात। तो फ्लड जब आता है तो वो जिन एरियाज को कवर कर रहा है तो वो सबके अंदर ही डैमेज होगा। रिस्टोरेशन, रिपेयर एंड रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्डिंग जो आपकी खराब हुई है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे उनको रीबिल्ड करना है, जितने भी घर, जितने बिजनेस, जो भी चीजें अफेक्ट हुई हैं फ्लड की वजह से। ठीक है, तो ये रिस्टोरेशन आ जाता है। इवेलुएशन एंड इम्प्रूवमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज आफ्टर अ फ्लड इवेंट, रिव्यू द रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट। राइट, अगर फ्लड होता है उसके बाद ये देखो कि हाँ, रिस्पॉन्स है, रिकवरी एफर्ट्स थी, कौन सी चीजें आपकी स्ट्रेंथ्स थी, कैसे किया, कैसे आपने इम्प्रूव किया, वट एवर द पॉइंट्स वर यू हैव टू रिव्यू दैट पॉइंट्स। अपडेट द प्लान्स, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था, पहले ऐसे हुआ था, फ्लड आए थे, तो उस टाइम पे हमारे ये प्लान था, हम लोगों ने ये चीजें की थी, तो इनको अपडेट करो। अगर आप लोग लगता है कि हमारा ये प्लान जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो इस पर अपना प्लान अपडेट करो, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो इन सब चीजों के लिए। तो ये फ्लड का था। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है तो इसके अंदर भी देखो सेम ही पॉइंट्स आएंगे आपके ऑलमोस्ट।
हाँ जी, मैनेजमेंट ऑफ द अर्थक्वेक। अगर हम अर्थक्वेक कोई आता है, कोई भूचाल जिसको बोल देते हैं ना, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, या अगर कोई ऐसा भूचाल आ भी जाए तो हम कैसे बचाएं कि हम हमारा डैमेज ना हो बहुत ज्यादा, हमें हम लोग फटाफट रिस्पॉन्ड कर सकें, हम अपने आप को बचा सकें, अपने सराउंडिंग को बचा सकें। तो ये हमारी जो स्टेट्स होती हैं, मतलब उनको भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उनके पास ऐसे प्लान्स हो, ऐसी मैन पावर हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है। तो सबसे हम इसके इसके अंदर भी सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस, तैयार रहना, रिस्क असेसमेंट सिस्मेटिक जो होता है आपके पास, सिस्मिक हजार्ड मैपिंग जो होती है ना, आइडेंटिफाई करो मैप एरियाज को, हाई रिस्क ऑफ अर्थक्वेक एंड यूजिंग द जियोलॉजिकल हिस्टोरिकल डाटा वट एवर द सिस्मिक हजार्ड मैपिंग होती है, कि हाँ इसके थ्रू आप पहले तो आइडेंटिफाई करो, वही सेम पॉइंट पुराना वाला, कि ऐसे एरियाज जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्क है, कि यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ऐसे एरियाज में। हम लोग नहीं बोलते कि लैंडस्लाइड ज्यादातर तो हिल हिल स्टेशन की साइड पे आती हैं, तो हमें पता है ना कि ऐसे एरियाज में ऐसी चीजों का रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले ये मैपिंग होनी चाहिए। फिर आपके पास प्लानिंग और ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्लानिंग और इमरजेंसी प्लान, हमने जैसे पहले पढ़ा कि इमरजेंसी अगर कोई होती है तो वहां पे आप कैसे प्लान, आपके पास पहले से ही प्लान्स हो, प्लान्ड चीजें हो, प्लान्ड इंडिविजुअल्स हो, प्लान्ड बिजनेसेस हो, कम्युनिटीज हो, पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस कैसे करोगे। ठीक है, एजुकेट, लोगों को भी एजुकेट करो इनके रिस्क के बारे में, और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकें, कैसे इमरजेंसी जो चीजें हैं वो, मतलब इमरजेंसी जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उनको कैसे आप बताओगे लोगों को, वर्कशॉप्स, स्कूल्स, मीडिया। वैसे तो ये चीजें मुझे लगता है होती हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सारी ऐसी चीजें आती हैं कि ऐसा अगर होता है तो आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसा होता है वैसे करना चाहिए, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है। कौन आया है, न्यू एंटर, बजाज अंसारी। ओके। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो सिस्मिक कोड्स आपके पास होने चाहिए, इम्प्लीमेंट करो, एनफोर्स करो बिल्डिंग के कोड्स दैट रिक्वायर स्ट्रक्चर्स टू बी बिल्ट एंड टू विदस्टैंड सिस्मिक फोर्सेस। मतलब बेसिकली जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, या ऐसे, मतलब आप लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दैट कैन रेसिस्ट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। जैसे हमने फ्लड्स के अंदर भी पढ़ा ना, तो ऐसी आपके पास चीजें होनी चाहिए, या ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ऐसे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिससे आप इन चीजों को रोक सको, या इनको आप बियर कर सको। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, कई लोगों का ना इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि वो लोग जैसी सिचुएशन में मर्जी रहे, उनको जल्दी बीमारियां नहीं लगती। दूसरी साइड कई लोगों का इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है, तो उनको बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ तो बीमार पड़ जाते हैं ऐसे। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कमजोर वाला है हमेशा डॉक्टर उसको बोलता है ऐसी चीजें खाओ, ऐसी, मतलब उनको प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं जिनसे कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो सके। सिमिलरली इसका जो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसास्टर मैनेजमेंट के अंदर, इसको उन्होंने ये बताया है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं डिसास्टर्स होने के, तो उनको पहले से ही इतना रेडी होना चाहिए, उनके पास इमरजेंसी प्लान्स होने चाहिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, वो उनको रेडी होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो उसके इम्पैक्ट को रोक सकें, कम कर सकें। ठीक है, नुकसान होता तो होता है, ऐसे तो है नहीं कि हम लोग, कोई शक्तिमान तो है नहीं कि वो आएगा, फ्लड आएगा और हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। ठीक है, लेकिन स्टिल हम हमारा नुकसान कम से कम हो। तो ये इस चैप्टर का बेस है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, कि ऐसे इमरजेंसी प्लान्स आपके पास हो, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसे चैनल्स हो जिसके थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर सको अगर ऐसा कुछ होता भी है, तो ये सारा कुछ आप उस टाइम पे ऑन द स्पॉट आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, जो चीजें आपके पास हैं उनको अपग्रेड करो। ऐसे नहीं है कि आप पुराने सदियों से वही चीजें चलती आ रही हैं, आपके पास कोई ब्रिजेस हैं, कोई हाईवेज हैं, यूटिलिटीज हैं, तो उनकी रेजिलियंस को हम लोग अपग्रेड, उनको बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा अपग्रेड करते रहना। रिस्पांस, इमरजेंसी सर्विसेज कोऑर्डिनेशन क्या है,
मोबाइलाइज इमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर, मेडिकल, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट विद लोकल, रीजनल, नेशनल रिस्पांस एजेंसीज। ये चीजें आपके पास हों, ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हों, और इनका आपस में लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ जी आग लग गई, आपने मतलब कॉल की हुई है, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, तो ऐसी सर्विसेज ना हो। प्रॉम्प्टली एक्शन लिया जा सके, प्रॉम्प्टली इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद है कम्युनिकेशन, अलर्ट्स एंड वार्निंग्स। आपने लोगों को अलर्ट करना है, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती भी है तो आपके पास प्रॉपर चैनल हो जिसके थ्रू आप उनको अलर्ट और कर सको, और उनको आप वार्न कर सको। ठीक है। रिकवरी, उसके बाद आती है हमारे पास रिकवरी, डैमेज असेसमेंट। अगर कोई डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, इंस्पेक्शन पर असेस करो, कितना डैमेज हुआ है, कैसी बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी चीजें थी जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इम्पैक्ट एनालिसिस। ठीक है, ऐसे इवेंट्स का कितना इम्पैक्ट हुआ है कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने बताना है। इवेलुएशन एंड द इम्प्रूवमेंट। अब इवेलुएशन, किसी चीजों को इवेलुएट करना, फिर उसके बिहाफ पे इम्प्रूवमेंट करनी। तो आफ्टर एक्शन रिव्यू असेसमेंट करो। सबसे पहले असेसमेंट होनी चाहिए। कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ द रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। ये चीजें आप मतलब असेसमेंट करो कि आपने कौन से एक्शंस लिए थे, कौन सी आपने एफर्ट्स की थी, और किन का बेस्ट रिजल्ट आया था, किन्होंने बहुत अच्छे से, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, और आपको लगे कि कोई किसी चीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, उसको हमने इम्प्रूव कैसे करना है। लेसन्स लर्नड, डॉक्यूमेंट करो, इन चीजों को एनालाइज करो, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो उस टाइम पे हम लोग पिछली बार से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये हमारा था अर्थक्वेक का। अब नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। मैं आपको ये वाला करवा रही हूँ, एक सेकेंड, लेट मी शेयर द लिंक। साइक्लोन्स पता है क्या होते हैं साइक्लोन्स? साइक्लोन्स क्या होते हैं? नहीं पता? मैम जैसे जो चक्रवात आते हैं उन्हीं को बोलते हैं। हाँ, उनको बोलते हैं, उनको साइक्लोन्स बोलते होते हैं। वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन, हम इसकी ना पीपीटी पढ़ेंगे। अच्छा, सो देखो हमारे पास ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो ये होते हैं साइक्लोन्स। ये देखो साइक्लोन्स मतलब इसकी टाइप्स होती हैं। साइक्लोन्स एक तरह के बहुत स्टॉर्मी वेदर जब वो हो जाए, लेकिन वो स्टॉर्मी वेदर भी की भी एक टाइप होती है, तो वो होता है हमारे पास साइक्लोन। ठीक है। अब इस साइक्लोन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? ये एक तरह के स्पिनिंग स्टॉर्म होते हैं, देयर रोटेट्स अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर, मतलब वो सेंट्रिक एक लोकेशन के ऊपर वो सर्कुलेट होते रहना, गोल गोल घूमना भी होता है कई बार, वो साइक्लोन्स हो जाते हैं। ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज क्लोज्ड लो लेवल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। स्ट्रॉन्ग विंड्स भी हो जाती हैं जो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, ऐसे होते हैं ना तूफानी, ऐसे जो बारिशें होती हैं ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर, जिसको बोलते हैं आंधी तूफान आ गया ना, तो वो समटाइम्स ऐसे इवेंट्स को हम लोग साइक्लोन बोल देते हैं, लेकिन इनकी एक टाइप्स होती है। गिव मी अ सेकंड प्लीज।
हाँ जी सॉरी। ओके, अब हमने पढ़ा कि हाँ साइक्लोन्स क्या होते हैं ना, तो साइक्लोन्स जो होते हैं ना, एक तरह की स्पिनिंग स्टॉर्म जो होती है वो रोटेट करती है एक प्रेशर के ऊपर ना। तो हमारे पास अब इनकी टाइप्स क्या होती हैं, तीन तरह का हो जाता है साइक्लोन। वैसे आपके इसके अंदर गिवन नहीं है बुक के अंदर, हम पढ़ लेते हैं। ये थ्री टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स होता है, ट्रॉपिकल हो सकता है, पोलर हो सकता है, मैसो हो सकता है ना। अब ट्रॉपिकल इज यस इस तरह का साइक्लोन जो होता है, ये वाला जो wind, water. They are the what most people are familiar with because these are those cyclones that occur over the tropical ocean regions. जहाँ पे जो समुद्र की साइड पे जो आते हैं ना बड़े लेवल के ऊपर साइक्लोन्स, उनको बोले, इनको ह्यूरिकेन्स भी बोलते हैं कई बारी। ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स दे आर एक्चुअली टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ह्यूरिकेन्स देखे हैं आप लोगों ने? ह्यूरिकेन्स ना उसको भी बोलते होते हैं जब बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होती है तो एकदम से मिट्टी और वो डस्ट गोल 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 नहीं घूमती, बहुत ऊपर जाती है कई बार वो हाइट पे, तो वो भी ह्यूरिकेन्स भी बोल देते हैं उसको। सो दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ दिस साइक्लोन्स ना। तो वो इसकी एक टाइप हम उसको बोल सकते हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि किस एरिया के अंदर, किस रीजन के अंदर इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये होता है आपके पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ना। ये होता है पोलर साइक्लोन, ये देखो ऐसा वाला। अब ये देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या है। ये आपके पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो ऐसे वाला घूम रहा है। दिस इज देखो ये आपके पास बहुत बड़े लेवल का, दैट अकल इन पोलर रीजन, ग्रीन एरियाज, सॉरी ग्रीन लैंड के अंदर। तो इनका ये होता है, दे आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर। ये इनसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये देखो देख के ही पता चल रहा है इसको। पोलर जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है, ये देखो वो कितना हैवी है। जबकि ये इतना हैवी, मतलब हैवी है दोनों, बट इससे ज्यादा हैवी बड़े लेवल के ऊपर है, ये बहुत मेसी है ये पोलर साइक्लोन। सिमिलरली जो होता है ये है ये देखो मैसो साइक्लोन, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ थंडर स्टॉर्म। जब वो बिजली नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं जब बारिश होने वाली होती है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म क्लाउड स्टार्ट्स टू स्पिन, जब वो क्लाउड हो जाता है स्टार्ट ऐसे गोल गोल घूमना, स्पिनिंग हो जानी। सो विच में इवेंचुअली लीड टू अ टॉर्नेडो, ठीक है। मेसो मींस मिडल, मिडल के अंदर, जो मिडल में होता है, बीच में होने वाला, ठीक है। तो ये आपके पास होता है मेसो साइक्लोन। अच्छा हमारा ना मीटिंग का एंड होने वाला है, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ लिंक, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। या कपिश हरिकेन्स